Beloved students, welcome to CVKYS। इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर ग्रेचुटी वाला पार्ट आप लोग अच्छे से समझे होगे तो लीव सैलरी इनकैशमेंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लीव सैलरी इनकैशमेंट के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट उसी तरीके की प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है जो जनरली ग्रेचुटी के अंदर होती है। जो लोग लीव सैलरी इनकैशमेंट के मीनिंग बिल्कुल भी नहीं जानते उनके लिए मैं पहले 2 लाइन में इसकी मीनिंग बता दूं, फिर हम लोग मूव करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट की तरफ कि लीव सैलरी इनकैशमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में एक जॉब ज्वाइन किए, आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कहा कि आपको पूरे 1 साल में 1 महीने की छुट्टी दी जाएगी, तो वो 1 महीने का छुट्टी ये इंडिकेट करता है कि आपको 1 साल में 11 महीना ही काम करना है, लेकिन पेमेंट आपको मिलेगा पूरा 12 महीने का। 1 महीना आपका लीव रहेगा, उस समय आप रेस्ट करें, घूमें फिरें, ऐश करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जिनको रेस्ट जोन में अच्छे नहीं लगते हैं, वो लोग घूमना फिरना ऐश करना पसंद नहीं करते। और मान लो ऐसे हार्ड वर्किंग पर्सन पूरा का पूरा 12 महीना काम करते हैं, तो 1 महीने की उनको एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी ये बोलकर कि आपने छुट्टी जो आपको दी गई थी उसको यूज़ नहीं किया और छुट्टी के समय भी आकर काम किया है। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा पैसा बनता है जो आप अगर चाहें तो अपने सर्विस पीरियड के समय भी ले सकते हैं, और अगर आप अपने सर्विस पीरियड के समय इस पैसे को नहीं लेते तो आपका हर साल का छुट्टी का पैसा, मतलब जो छुट्टी के दिनों में भी आप काम करोगे, उस पैसे को एक्यूमुलेट किया जाएगा और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो सारा फंड एक लमसम अमाउंट के रूप में आपको दे दिया जाएगा। इस फंड को ही हम लोग नाम देते हैं लीव सैलरी इनकैशमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि लीव सैलरी इनकैशमेंट के अंदर इनकम टैक्स के हिसाब से किस तरीके की टैक्स ट्रीटमेंट फॉलो की जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक बॉक्स बनाकर लीव सैलरी इनकैशमेंट का ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में लिखा है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। ये पेज को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, लीव सैलरी इनकैशमेंट में फर्स्ट पार्ट में लिखा है ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस और सेकंड पार्ट में लिखा है ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। अगर आप अपने सर्विस के कंटिन्यूएशन में ये पैसे ले लेते हो लीव सैलरी इनकैशमेंट वाला, तो आपके लिए ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। फुल्ली टैक्सेबल का मतलब है जितना अमाउंट आपको मिलेगा उस पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स चार्ज की जाएगी। और ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, सर्विस खत्म होने के बाद अगर आप इसको रिसीव करते हो तो इसमें 2 ट्रीटमेंट बनाए गए हैं, एक है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए और एक है अदर एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। फुल्ली एग्जेम्प्टेड का मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विस खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के बाद अगर लीव सैलरी इनकैशमेंट का पैसा रिसीव करता है तो उसके लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसको उस अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स पेमेंट करना नहीं होगा। और अदर एम्प्लॉय के अंदर कुछ टैक्स ट्रीटमेंट है जो थोड़ा सा बड़ा आपको दिखाई देगा, वो अभी हम लोग आगे देख लेंगे। केस डी में लिखा है सैलरी पेड फॉर अनअवेयर्ड लीव टू लीगल हियर्स ऑफ ए डिजीज एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्टेड। इसको अगर बहुत सिंपल वे में आपको बताएं तो कोई भी पर्सन के डेथ होने के बाद अगर उसका लीव सैलरी इनकैशमेंट उसके लीगल हेयर को दिया जाता है तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, मतलब इसके ऊपर कोई टैक्स पेमेंट करना नहीं होगा। अगर किसी के डेथ के बाद उसका लीव सैलरी इनकैशमेंट वाला पैसा उसके लीगल हेयर्स को दिया जाएगा तो उसके ऊपर, उस अमाउंट के ऊपर जो उसके लीगल हेयर्स को मिलेगा उसके ऊपर कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगी। वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, मतलब छूट के कैटेगरी में आएगा। अब जो भी बातें मैंने आपको इस बॉक्स वाली बताई है उसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके नीचे लिखा है, जो कि हम लोग एक एक लाइन करके देख लेते हैं। केस ए, लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। इस लाइन को आप देख रहे हैं, लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। ये हमने आपको यहाँ पर बताया था, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अदर एम्प्लॉइज, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A। केस बी में लिखा लीव सैलरी रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव करता है तो पूरा का पूरा छूट है। आप लाइन देख रहे हो, एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस लीव सैलरी रिसीव बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA क्लॉज रोमन 1। तो आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा छूट है। अगर सम्स में रहा तो हम लोग पहले अमाउंट दिखाएंगे, लेस लिखेंगे फुल्ली एग्जेम्प्टेड,
और पूरा अमाउंट लेस करके फाइनल कॉलम में नील अमाउंट दिखा देंगे। केस सी जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, वहाँ पर आप देख रहे हैं लीव सैलरी रिसीव बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। तो इस केस में 4 पॉइंट आपको लेने पड़ते हैं, जैसे ग्रेच्युटी में लेने पड़ते थे, और उस 4 पॉइंट में से जो मिनिमम होगा उसका आपको छूट मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं लास्ट लाइन ही डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ, एग्जेम्प्टेड टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A क्लॉज रोमन 2। मतलब अदर एम्प्लॉय अगर हैं आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस रिसीव कर रहे हैं तो आपको जितना अमाउंट मिलेगा उसमें से कुछ छूट मिलेगा, लेकिन कितना छूट मिलेगा, ये 4 पॉइंट ABCD, इन चारों पॉइंट्स में से जो अमाउंट मिनिमम होगा उसका आपको छूट दिया जाएगा। तो ये चारों पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या लेने होंगे हमको। सबसे पहले ए में लिखा है एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज लीव सैलरी, तो ये तो सम्स में दिया रहेगा कि कितना एक्चुअल अमाउंट उसने रिसीव किया है। दूसरा है ₹3 लाख, इस 3 लाख के सामने मेंशन कर देना चाहिए था स्टेटूटरी अमाउंट। स्टेटूटरी अमाउंट वो फिक्स अमाउंट होता है जो इनकम टैक्स के द्वारा फिक्स किया जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलती है कि इससे ज़्यादा अमाउंट का डिडक्शन आपको एनी हाउ नहीं मिल सकता। तो ये फिक्स अमाउंट है जो हर सम्स में 3 लाख अप्लाई होगा। सी नंबर पॉइंट में 10 मंथ एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ लेना है और इंटू 10 कर देना है, तो आपको 10 मंथ एवरेज सैलरी मिल जाएगा पॉइंट नंबर 3 में। और पॉइंट नंबर 4 में 1 महीने की सैलरी ली जाती है हर साल की, हर साल मतलब जितना साल आप काम किए हो। अगर कोई एम्प्लॉई 22 साल काम किया है तो उसके 22 साल के 1 महीने की सैलरी आएगी, 24 साल काम किया तो 24 साल के 1 महीने की सैलरी आएगी, 25 साल काम किया है जॉब में तो 25 साल के 1 महीने की सैलरी आएगी, और उसमें से जितना लीव वो ले चुका है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, तब आपको मिलेगा पॉइंट नंबर डी। ये पॉइंट नंबर डी को अर्थमेटिकली यहाँ पर आप देख रहे हो कैलकुलेशन करके नीचे दिखा दिया है कि अगर आप ये पूरी की पूरी लाइन नहीं लिखते हैं तो आप सिंपल एक कैलकुलेशन वाला लाइन लिखकर भी डी नंबर पॉइंट कैलकुलेट करके सम्स में बिठा सकते हैं। और ये किस तरीके से लिखा है, सबसे पहले लिखा 1 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये 1 जो है वो 1 मंथ इंडिकेट करता है। एज पर रूल आपका एम्प्लॉयर आपको साल में 1 महीने की छुट्टी दे सकता है, तो 1 लिख दिए इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जैसे कोई 24 साल काम किया तो इंटू 24 हो जाएगा, 22 साल काम किया है तो इंटू 22 हो जाएगा, 25 साल काम किया है तो इंटू 25 हो जाएगा। माइनस करेंगे लीव एक्चुअली टेकन इन टर्म्स ऑफ मंथ, जितने महीने की छुट्टी आप ले चुके हो वो माइनस किया जाएगा। जैसे आप 25 साल काम किए हो तो ऐसा थोड़े ही कि हर साल आपने छुट्टियों में भी काम किया होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीज़न के कारण आपने अपनी छुट्टियों को यूज़ भी किया होगा। तो जितनी छुट्टियों को ले चुके हैं आप वो क्या किया जाएगा, यहाँ से माइनस किया जाएगा, और फाइनली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एवरेज सैलरी पर मंथ का। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा पॉइंट नंबर डी। उसके बाद आप कंपेयर करोगे ABCD में जो भी मिनिमम अमाउंट होगा उसकी आपको छूट मिल जाएगी, और उससे जितना एक्स्ट्रा पार्ट बच के आएगा वो होगा टैक्सेबल लीव सैलरी इनकैशमेंट। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखनी पड़ती है कि ये जो एवरेज सैलरी पर मंथ का चर्चा हुआ है पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी में, वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो कैलकुलेट करने के लिए आप पीछे का 10 महीने का सैलरी लेते हो और उसको 10 से डिवाइड कर देते हो, तब आपको मिल जाता है एवरेज सैलरी। और जो पीछे की 10 महीने की सैलरी ली जाती है उस सैलरी में 3 पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है, जिस 3 पॉइंट में पहला आता है आपका बेसिक, दूसरा आता है डियरनेस अलावेंस, और तीसरा आता है कमीशन। डियरनेस अलावेंस के बारे में यहाँ पे हैशटैग करके भी लिखा है कि डियरनेस अलावेंस को हम लोग तब कंसिडर करते हैं जब वो सैलरी का फॉर्मिंग पार्ट हो, मतलब सम से मेंशन रहेगा कि DA इज ए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, तभी हम लोग उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और कमीशन के केस में आप तभी कमीशन को ऐड कर सकते हो जब वो फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर दिया रहेगा, मतलब अगर कमीशन आपको सेल के ऊपर मिल रहा है तभी हम लोग उसको यहाँ पर ऐड करके सैलरी कैलकुलेशन में ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कमीशन के साथ लिखा है कि कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और एनी अदर कमीशन है किसी अदर चीज़ का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सेंस में जब 10 महीने की सैलरी हम लोग निकालेंगे तो उसमें 3 चीज़ें लेंगे, बेसिक, डियरनेस अलावेंस अगर वो फॉर्मिंग पार्ट हुआ तो, और कमीशन अगर वो परसेंटेज ऑन टर्नओवर हुआ तो।
पीछे की 10 महीने की सैलरी इन तीनों को जोड़कर 10 से डिवाइड करेंगे, अपने को एवरेज सैलरी मिल जाएगा। और पीछे की 10 महीने की सैलरी लेने में एक और बात ध्यान रखना पड़ता है कि वो 10 महीने की सैलरी इमीडिएटली फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट लिया जाता है। जैसे कि कोई पर्सन, अगर इसी में देखो आप एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कोई पर्सन 18 नवंबर 2021 को रिटायर हुआ है, तो पीछे का 10 महीना जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो 18/11 से ही बैक करेंगे। जैसे 18/11 से 19/10, 19/10 से बैक करेंगे तो 19/9, 19/9 से बैक करेंगे तो 19/8। इस तरीके से बैक करते करते 11वां महीना नवंबर का होता है। आप अगर 10 महीना इसके पीछे जाओगे तो जनवरी से आपका 10 महीना काउंट होगा, जो कि लास्ट लाइन में मेंशन करके भी लिखा है कि shall be period starting from the 19th January 21 and ending on 18th November 21। जनवरी 19 से लेकर 18 नवंबर तक आपका 10 महीना पूरा होगा। इसी 10 महीने की सैलरी आपको लेनी है। सिंपल सेंस में जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन से आपको बैक करना होगा पीछे का 10 महीना। ठीक है, ये बात ध्यान में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि ग्रेच्युटी में भी हम लोग एक जगह पर पीछे 10 महीने का सैलरी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि इसमें जिस डेट में रिटायर हुआ उसी डेट से पीछे 10 महीना काउंट किया जाता है। जबकि ग्रेच्युटी हम लोग जब करते हैं तो ग्रेच्युटी में जिस डेट में रिटायर हुआ वो डेट नहीं, वो पूरा मंथ ही छोड़ दिया जाता है और उस मंथ के पीछे वाले मंथ से काउंटिंग शुरू होती है। जैसे अगर यही सम्स ग्रेच्युटी में होता तो उसमें ट्रीटमेंट थी कि अगर 18 नवंबर को ये रिटायर हुआ है तो हम लोग नवंबर का पूरा महीना ही छोड़ देते हैं, और नवंबर को छोड़कर पीछे का 10 महीना हमारा काउंटिंग कहाँ से शुरू होता? अक्टूबर से। पूरा अक्टूबर से 10 महीना पीछे जाते हैं जनवरी तक, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 अक्टूबर तक का 10 महीना हम लोग ग्रेच्युटी में कंसिडर करते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखते हुए चलना है ग्रेच्युटी के सम्स और लीव सैलरी के सम्स में। इसमें 1-2 पॉइंट और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि सैलरी कैलकुलेशन के लिए डीए अगर फॉर्मिंग पार्ट नहीं होगा तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। ये बात मैं बता चुका हूँ, जो आपके पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके बाद वाले पॉइंट में लिखा है कि वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर, मतलब अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको हम लोगों को अवॉइड करते हुए चलना है। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 10 साल 9 महीना हुआ है तो उसको हम लोग 10 साल कंसिडर करेंगे। जैसे कोई आदमी 24 साल 11 महीने में रिटायर हुआ है तो जो 11 महीना है वो आपका फ्रैक्शन का पीरियड है, वो फ्रैक्शन वाले पीरियड को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे और 24 साल ही उसको कंसिडर करेंगे। फ्रैक्शन कोई भी हो ईयर में वो इग्नोर कर देना है लीव सैलरी कैलकुलेशन के लिए। लास्ट में कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है एज ए नोट, वो भी मैं आपको बता दूं। पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले मेंशन किया है कि अगर आप लीव सैलरी एक एम्प्लॉयर से ज़्यादा के लोगों से पाते हैं, जैसे मान लो आप 2 जगह जॉब करते हैं या 3 जगह जॉब करते हैं और वहाँ से आपको मिल रहा है लीव सैलरी, तो आपका जो टोटल कंसिडरेशन होगा वो टोटल कंसिडरेशन मैक्सिमम 3 लाख तक ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि 2 जगह से हम लोग लीव सैलरी पा रहे हैं तो यहाँ भी 3 लाख का डिडक्शन लेंगे और वहाँ भी दूसरे जगह भी 3 लाख का डिडक्शन लेंगे, नहीं, आपका दोनों जगह मिलाकर मैक्सिमम स्टेट्यूटरी अमाउंट 3 लाख का ही हो सकता है। ये पॉइंट नंबर 1 में बताया जा रहा है। और पॉइंट नंबर 2 में आपको बी नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए लीव सैलरी इनकैशमेंट का कैलकुलेशन करने के समय आप पिछले साल भी लीव सैलरी उठाए थे, तो लीव सैलरी आप पिछले साल जितना लिए थे उसमें से 3 लाख में से जितने का डिडक्शन आपको पिछले साल मिल चुका था उतना अमाउंट काट कर दूसरे साल आपको डिडक्शन के रूप में दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप पिछले साल 1,80,000 तक का बेनिफिट ले चुके थे, तो जब आप सेकेंड ईयर कैलकुलेशन करोगे तो वहाँ पर स्टेट्यूटरी अमाउंट 3 लाख नहीं लिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि 3 लाख में से 1,80,000 का बेनिफिट आप लास्ट ईयर ले चुके थे, तो 3 लाख में 1,80,000 माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा 1,20,000। तो दूसरे साल आपको सिर्फ 1,20,000 रुपये तक की ही डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ये नोट्स बनाकर मेंशन किया है ए और बी में। हम लोग अगर बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस तरीके की कैलकुलेशन बहुत कम देता है, लेकिन एडजस्टमेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कम देता है तो नहीं देगा, रेयरली कभी ये पॉइंट दे दिया तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और अमाउंट के साथ वो फिगर एडजस्ट करना पड़ेगा।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये डिस्कशन समझ में आई होगी। इसके सम्स कैलकुलेशन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।